बड़ी खबर आपके साथ साझा करें। रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर हमला। आपको बता दें कि टीजीटी अध्यापक मामले पर रणदीप सुरजेवाला ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि ठेका प्रथा लागू करना एक अन्यायपूर्ण फैसला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि युवाओं के साथ एक बार फिर भद्दा खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने पीजीटी और टीजीटी अध्यापक मामले पर सरकार को घेरा है। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि ठेका प्रथा लागू करना एक अन्यायपूर्ण फैसला है। पोस्ट नहीं है। खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला सरकार एक बार फिर हरियाणा के नौजवानों के साथ भद्दा खिलवाड़ कर रही है। हरियाणा के सीएम ट्वीट करके झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, परंतु पीजीटी और टीजीटी अध्यापकों की पोस्ट को कौशल निगम से भरकर, वो भी बगैर किसी क्राइटेरिया के, बगैर किसी मापदंड के, बगैर मेरिट को डिस्क्लोज किए, एक बार फिर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर भी और नौजवानों के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रखा है। ट्वीट खेलकर खट्टर साहब बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ मत करिए। वहीं खबर पंचकुला से है, जहां सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले बजट पर मंथन शुरू कर दिया। बता दें कि राज्य के वित्त प्रबंधन और बजट पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया कि हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में बड़े राज्यों में नंबर 1 है। इस दौरान राज्य के वित्त प्रबंधन और बजट पर आयोजित कार्यक्रम विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। हरियाणा सब राज्यों से, आसपास के राज्य हों अथवा दक्षिण के राज्य हों, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। हमारा जो जीएसडीपी है वो हर वर्ष बढ़ता है और जितनी मात्रा में जीएसडीपी बढ़ता है उतनी ही मात्रा में हम जो है वार्षिक जो कर्ज वही लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हमारे कर्ज की जो लिमिट होती है अभी तक थी 3%, लेकिन कोविड के कारण से इसको 4.5 और 5% भी किया गया, लेकिन हमने अभी भी 3.5% से ऊपर अपना बजट का जो ऋण है वो कभी भी साबित नहीं किया है। और अब आगे हम विचार करते हैं कि 3.5 को भी घटा करके हम कोशिश करेंगे इसको 3% तक ही रखा जाए। देखिए, ये बहुत ही मुझे लगता है पूरे विधायकों के लिए एक आंदोलनकारी कदम है, एक बहुत ज्यादा सीखने जैसा जो एक नवाचार आदरणीय स्पीकर साहब ने इस बार किया है, ज्ञानचंद गुप्ता जी ने। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से राज्यों के वित्त प्रबंधन और बजट के ऊपर प्रत्येक विधायक के मन में होता है कि भी किस नाते डिपार्टमेंट्स को जो है बजट की एलोकेशन होती है, किस तरह खर्च होता है और प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था किस नाते घूमती है, एक बहुत बड़ी बेसिक जानकारी के साथ साथ मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा ज्ञानवर्धन जो है विधायकों का होगा, विषयों के ऊपर उनकी क्लैरिटी होगी। निश्चित रूप से बहुत बड़ा सराहनीय कदम। स्पेसिफिकली एक बजट को लेकर के और राज्यों के वित्त प्रबंधन किस प्रकार से होने चाहिए, इसको लेकर के एक कार्यशाला का आज आयोजन किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे और जो हमारे सभी सम्माननीय मंत्री विधायक, वो जो बजट की बारीकियां हैं, बजट को हमें किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, बजट बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और बजट जब हम बनाएं, उस संस्था के 2 एक्सपर्ट यहां पर आए हुए हैं। खबर पंचकुला से है, जहां निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने शीतकालीन सत्र से पहले बजट पर मंथन शुरू करने के लिए विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का आभार जताया है। इसके साथ ही सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि सरकार सब कुछ निजीकरण करने में लगी हुई है। साथ ही जहां एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। देखिए, ये बहुत अच्छा कदम, मैं इसकी जो है ना प्रशंसा करता हूं और स्पीकर साहब का धन्यवाद करता हूं कि इस टाइप का प्रशिक्षण, विशेषकर हम जैसे जो फर्स्ट टाइमर, क्यों पिछले पहले जो पहला और दूसरा तो कोविड ने, किसान आंदोलन ऐसे हो गए और सभी का दिमाग डाइवर्ट था, तो इससे हमारे को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं और ये एक अच्छी पहल जो है ना स्पीकर साहब के द्वारा की गई है। इससे हम बजट की बारीकियों का, किस प्रकार से हम बजट को देख के वो क्या क्या करते हैं। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 2 आईएएस अधिकारियों के तबादले की जानकारी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल की जानकारी प्रदेश सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 2 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीधा बता दें कि प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 2 आईएएस अधिकारियों को तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तबादले की ये जो कॉपी है, जिसका नोटिफिकेशन हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं धननगरी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव का समापन हो गया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गीता महोत्सव 6 साल से मनाया जा रहा है। गीता का सार मानवता के लिए काम आए। सीएम ने कहा कि विश्व शांति की कामना करते हैं और ऑस्ट्रेलिया से भी गीता जयंती कार्यक्रम कराने का निमंत्रण मिला है। जो संदेश है, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का यह समारोह लगातार 2016 से और 2022 अब आ गया है, लगातार ये चल रहा है। सिवाय 2 वर्ष जो कोविड के निकले, उसमें तो उस प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं, लेकिन अन्य वर्षों में जो लगातार हर वर्ष धीरे धीरे इसका जो भव्यता बढ़ती जा रही है, एक बहुत ही अच्छा संदेश न केवल कुरुक्षेत्र और हरियाणा में बल्कि देश और दुनिया में इसका जो संदेश जा रहा है, बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। और हम इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह पर गीता का जो सार है, गीता का जो संदेश है, मानवता के लिए काम आए और हमेशा हमेशा के लिए मानव जीवन जो है सुखी बने, हम विश्व की शांति की कामना करते हैं। ऐसा कि व्यवस्था हमारे जो स्वामी ज्ञानानंद जी हैं और वो जो सारी समिति है, उनके माध्यम से सारी तिथियां और सारी व्यवस्था तय होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने निमंत्रण दिया है कि वहां भी गीता जयंती का कार्यक्रम हो। देखिए, 3 दिन का कार्यक्रम हर एक जिला केंद्र के ऊपर, उसका भी समापन आज ही हुआ है। और आज एक भव्य कार्यक्रम जो दोपहर में भी 18,000 विद्यार्थियों ने यहाँ सामूहिक श्लोक उच्चारण किया और साथ में 75,000 जो ऐसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे, बड़ी संख्या में गीता श्लोक उच्चारण का कार्यक्रम, इसका भी एक अच्छा लाभ मिलता है। एक अच्छी तरंगे, अच्छी वेव्स फैलती हैं और वातावरण की शुद्धता से बनती है। एक बार लोग उस गीत हमने उसमें तय कर लिए हैं, जो अभी पाठ्यक्रम में इस बार उनको लागू किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान ब्रह्म सरोवर पर सायंकालीन महाआरती में हिस्सा लिया और पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा, गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने सायंकालीन महाआरती में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना भी की और आशीर्वाद लिया।
अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का ये समारोह लगातार 2016 से और 2022 तक आ गया है, लगातार ये चल रहा है। सिवाय 2 वर्ष जो कोविड के निकले उसमें तो उस प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं, लेकिन अन्य वर्षों में जो लगातार हर वर्ष धीरे धीरे इसका जो भव्यता बढ़ती जा रही है, एक बहुत ही अच्छा संदेश न केवल कुरुक्षेत्र और हरियाणा में बल्कि देश और दुनिया में इसका जो संदेश जा रहा है बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। और हम इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह पर गीता का जो सार है, गीता का जो संदेश है, मानवता के लिए काम आए और हमेशा हमेशा के लिए मानव जीवन जो है सुखी बने, हम विश्व की शांति की कामना करते हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में पावन गीता की जन्म स्थली ज्योतिषर में पावन धारा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता पूजन किया। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने हवन यज्ञ में मंत्रोच्चार के बीच पूर्ण आहुति डाली, जिसके बाद खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा ने ज्योतिषर तीर्थ का अवलोकन करने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के भी दर्शन किए। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में गीता जयंती के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहां सीएम मनोहर लाल ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों से ज्योतिषर में बन रहे महाभारत थीम और अन्य प्रोजेक्ट के बारे में फीडबैक लिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने फीडबैक के बाद अधिकारियों को निर्देश दिया। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा विराट स्वरूप के आसपास पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था और परिक्रमा के बारे में केडीपी के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फिलहाल इस स्थल को एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में सरकार की तरफ से विकसित किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार की तरफ से करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है। वहीं कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह 2022 के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल थीम पार्क पहुंचे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में 18,000 बच्चों ने सामूहिक गीता पाठ किया। साथ ही मंच पर मुख्यमंत्री के साथ गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुधा और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भी मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया गीता का संदेश आज भी उतना प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले प्रासंगिक था। वैश्विक गीता पाठ से दूषित वातावरण ठीक करने में सहायता मिलेगी। वहीं कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 18 मंजिला गीता ज्ञान मंदिर में स्वर्ण कलश पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में आहुति डाली। इसके साथ लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धारा पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का अमर संदेश दिया था। इस धारा पर गीता का पूरा ज्ञान समाहित है। 18 मंजिला गीता मंदिर का निर्माण निरंतर चलने वाला है। इस मंदिर को भामाशाह समाज के लोग बनाए रहे हैं, जो कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समाज के सहयोग से बड़ा काम आसानी से हो जाता है। इसी प्रकार इस मंदिर का सारा काम भी समाज के सहयोग से पूरा हो जाएगा। पुरोहित समाज को, हमारा जो स्थानीय सरोवर की प्रबंध समिति को बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि अवसर मुझे दिया गया है। और मैं जरूर चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर पूरे थानेसर में, ज्योतिसर में, पेहवा में, बल्कि 48 कोर्स के जो ये 30 स्थान है, लगभग 350 तीर्थ स्थानों के ऊपर हम धीरे धीरे इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते चले जाएं और ये दिव्य कुरुक्षेत्र, दिव्य थानेसर, ये जो प्रभाव है सारे देश और दुनिया में इसका बढ़ता रहे, यही मेरी ओर से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।
कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों और संस्थाओं की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई। बता दें कि जिला स्तरीय गीता जयंती के तीसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अनिल विज को शिरकत करनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुंच सके। साथ ही प्रशासन ने शोभा यात्रा भी निकाली। इस दौरान शोभा यात्रा को अंबाला एडीसी सचिन गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद शहर के विभिन्न बाजारों से होते हुए रामबाग मैदान तक पहुंची। वहां उन्होंने गीता जयंती महोत्सव के बारे में जानकारी दी और लोगों को गीता जी में लिखे हुए श्लोक से ज्ञान प्राप्त करने की अपील की। का बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा और इससे एक तरह से एक पहल है और ज्यादा से ज्यादा गीता जी के सार को या फिर उनके अंदर जो लिखा हुआ है उसको भावना को आगे लोगों के अंदर पहुंचाने का प्रयास है और कि हमारी जन जीवन में जितनी भी समस्या है उसका समाधान होगा। जेजेपी के प्रभारी और गोला चीका से विधायक ईश्वर सिंह का कहना है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ही हरियाणा के अगले सीएम होंगे। उन्होंने कहा कि फुल मेजॉरिटी के साथ ही जेजेपी चुनाव जीतेगी। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को भिवानी में जेजेपी की रैली का आयोजन होने वाला है, जिसे लेकर ईश्वर सिंह के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस रैली को लेकर जेजेपी पूरी तरह से तैयार है और जनता का प्यार हमें मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रैली 2024 के चुनाव की दिशा निर्देश तय करेगी। इस रैली के माध्यम से जेजेपी अपने कामों का सारा सारांश जनता के सामने रखेगी। कमी का कंपटीशन नहीं कहा कि भाई किस में कमी क्या है। आपने पूछा दुष्यंत जी चीफ मिनिस्टर हो गए कि नहीं, उसकी मैंने आपको डिटेल बताई है कि उसके अंदर योग्यता है, जिस योग्यता के आधार के ऊपर वो चीफ मिनिस्टर होंगे। अब देखिए जो आदमी की जो युवा की जो 25 साल की उम्र में पहली बार हिंदुस्तान का रिकॉर्ड के अंदर एक एमपी बन गया। 25 साल से यदि 12 जरूर बड़े थे, यदि थोड़े कम होते तो नहीं बढ़ सकता था ना। 25 साल की उम्र के अंदर लोकसभा में चले गया, 31 साल की उम्र के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया। तो अगली पारी क्या होगी तो मैं क्या कहूं, आप भी देख लो क्या होगा। पानीपत में सरकारी ठेकेदार का विरोध विदेशी नंबर से कॉल आने से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। ठेकेदार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी जा रही है। जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता राजीव धैया ने बताया कि वे सरकारी ठेकेदार है और उसे फ्रांस के नंबर से कॉल कर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और आरोपी की ओर से व्हाट्सएप पर रंगदारी मांगी गई है। अगर रंगदारी के पैसे नहीं देने पर आरोपी से उसे उस अंजाम को भुगतने की धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मेरे पास 2 तारीख को कॉल आया, एक व्हाट्सएप कॉल जिसमें फ्रांस का नंबर था और उन्होंने मेरे को मेरे फैमिली के बारे में पूरी डिटेल बताई। सब कुछ बताने के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं, वाइफ कहाँ जाती है, मैं क्या करता हूँ, इस तरह के मेरे घर का एड्रेस बता के सारी बात हुई। फिर उन्होंने बोला कि मैंने बोला भाई काम क्या है, तो काम बता अपना। तो उसने बोला कि मैं लॉरेंस बिश्नोई का आदमी हूँ और मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सिर्फ कॉल बहुत आती है, मैंने फोन कट कर दिया उसका। उसके बाद फिर उसने मेरे को मैसेज किए हैं व्हाट्सएप कि 2-4 दिन रुक, उसके बाद तेरे को अंजाम पता चलेगा, या इस तरह की मेरी खुद की फोटो शेयर की मेरे को, जो मेरी इंस्टा की आईडी से उठाई है। सोनीपत में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही परिजनों ने कहा कि ससुराल पक्ष फरार है। जानकारी के मुताबिक मृतका इंदू की 3 साल पहले कुमासपुर गांव के अभिषेक से शादी हुई थी और सेक्टर 7 में अपने पति के साथ मृतका रह रही थी।
वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने कहा कि मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली थी शाम के समय कि इंदू पत्नी और विशेष में नींद की हुई है सेक्टर 7 सोनीपत के अंदर। तो ऐसे हमने मौका पर पहुंचकर एफएसएल टीम से मुआयना कराया था वहां का मौके तक, और उसके बाद डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया था। वारसन से कोई शिकायत कल प्राप्त न होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। आज उसके पिता राजवीर ने हमें शिकायत दी है, उसके आधार पर हम पोस्टमार्टम करा के आगे कैसे भी हम वहाँ गए, हमने इसकी मौत मिली है वहाँ। अच्छा, मारी होने मिली है। अच्छा, वहाँ गए थे, बैठी मिली है यहाँ, और यहाँ ये कपड़ा बांधेगा, जाकी का बांध क्या था पीछे। पिहोवा में अंबाला रोड पर एक कार पुल से सरस्वती ड्रेन में जा गिरी, जिससे कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान विशाल के रूप में हुई है, जो कि पिहोवा का ही रहने वाला है। बताया जा रहा है कि युवक देर रात अपने घर लौट रहा था। वो जैसे ही पिहोवा के पास सरस्वती ड्रेन के पास पहुंचा तो अचानक कार अनियंत्रित होकर ड्रेन में जा गिरी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विशाल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जो हमारा रोड पे ड्रेन है उसमें पुल किसी नीचे ड्रेन में गिरी हुई है, तो सूचना पाकर पुलिस मौके पहुंच गई थी। तो वहीं अंबाला शहर के हिसार रोड पर देर रात 2 गाड़ियों में जोरदार भिड़ंत हो गई। बता दें कि एक्सीडेंट इतना भयानक था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि ये लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी बीच ये गाड़ी आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी पलट गई। इस हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये ऐसा था, हम भी एक शादी अटेंड करके आ रहे थे, तो रिसेंटली हमारे आगे गाड़ी पलट गई, जो कि इनसे भी पूछा हमने। संगीत रिजॉर्ट से शादी पे आ रहे थे ये वापस, तो इनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई। वो रोड खराब थी, ब्रेक नहीं लगी तो गाड़ी पलट गई। उनमें 3 लोग थे, एक तो ठीक है, 2 को चोट लगी है। इनको हमने अपनी गाड़ी में डाला और एम्बुलेंस में फोन किया। इमीडिएट जो हमने एम्बुलेंस को फोन किया तो विद इन 5 मिनट या 10 मिनट में गाड़ी आ गई वहां पे। एक पेशेंट को हम लेके हॉस्पिटल में आ गए, दूसरा एम्बुलेंस में आया है। 2 लड़के आए हैं, इनकी गाड़ी पलट गई है। तुलसी पब्लिक स्कूल के पास कह रहे हैं, अभी आधे पौने घंटे की बात है। ड्रिंक करी हुई लग रही है दोनों ने, पर एक के चेस्ट पेन हो रही है, एक के सिर पे चोट लगी हुई।